बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर इरफान अहमद। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर बुक 1 का 8वां लेसन द गुलिस्तान ऑफ सादी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये लेसन नंबर 8 है हमारे पास। सबसे पहले हम इसके टाइटल को देख लेते हैं। अब टाइटल में हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है कि जब कोई प्रेपोजिशन आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये वाला लफ्ज़। अब ये क्या है, द गुलिस्तान। गुलिस्तान के साथ उसने क्या लगाया, दी लगा दिया। जब उसने गुलिस्तान के साथ दी लगाया तो ये बुक का नेम है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक नाउन हुआ और उसके साथ क्या लग गए, एक आर्टिकल लग गया। जब इसके साथ आर्टिकल आया तो आफ सादी ये हो गया, इसकी प्रॉपर्टी में आ गया। क्योंकि आफ जो है वो हमें कहा कि या के का कंसेप्ट देती है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी में शामिल हुआ। तो फिर ये सारे का सारा इसके साथ अटैच हो गया। तो फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये है नाउन फ्रेज़ है। अब बेटा ये नाउन फ्रेज़ है तो हम इस नाउन फ्रेज़ को थोड़ा सा मज़ीद हम इसको खोल लेते हैं। जब हम इसको खोलते हैं तो फिर हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो इधर क्या है, एक और हमें नाउन फ्रेज़ मिलती है। इस नाउन फ्रेज़ को अगर हम खोलते हैं तो हमें ये मिलता है आर्टिकल। लेकिन हम इस आर्टिकल को क्या नाम देंगे, हम इस आर्टिकल को नाम देंगे डिटरमाइनर। हमने इसको नाम दे लिया। उसके बाद इसी नाउन फ्रेज़ में क्या है, एक और नाउन है। तो हमारी ये नाउन फ्रेज़ जो है वो कंप्लीट हो गई। अब चूँकि ये वाला पार्ट भी इसी के साथ अटैच है, हम इस सारे को नाउन फ्रेज़ कहा था, तो हम इस नाउन फ्रेज़ में मज़ीद देख लेते हैं कि ये स्टार्ट किससे हो रही है, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी फ्रेज़ जब प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है तो हम उसको प्रेपोजिशन फ्रेज़ कहते हैं। जब हम उसको प्रेपोजिशन फ्रेज़ कहते हैं तो प्रेपोजिशन फ्रेज़ बेसिकली दो काम करती है। एक प्रेपोजिशन काम करती है एडवर्ब फ्रेज़ का, एक काम करती है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ का। अगर तो वो प्रेपोजिशन फ्रेज़ किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रही होगी, अगर वो प्रेपोजिशन फ्रेज़ किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रही होगी, या वो प्रेपोजिशन फ्रेज़ किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रही होगी, तो हम उसको एडवर्ब फ्रेज़ कह देंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रेपोजिशन फ्रेज़ किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, ये गुलिस्तान जो कि एक नाउन है उसके मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो अमूमन जो आफ वाली प्रेपोजिशन होती है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ ही कंसीडर की जाती है, क्योंकि वो मोस्टली किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही होती है, क्योंकि वो किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की पोजेशन में आ रही होती है। तो हम इसकी बेस फॉर्म नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसकी फंक्शनल फॉर्म लिखेंगे। तो फंक्शनल फॉर्म में ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज़ हो जाएगी। और फ्रेज़ का बेटा आपको पता है कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो ख़ास तरतीब से लिखा हुआ होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता और उसमें वर्ब भी नहीं होता। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें नहीं होती तो हम उसको फ्रेज़ के ज़ुमरे में लेते हैं। अब चूंकि इसका फंक्शन हमने लिख लिया कि ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है, तो फिर हम इसको तोड़ लेते हैं। तो इस एडजेक्टिव फ्रेज़ में सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास प्रेपोजिशन है, और फिर प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। तो ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज़ भी हो गई। अब अगर हम सादी को देखते हैं तो सादी में क्या किया हुआ है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। ये एक आदमी का नाम है और यहाँ पर डाली हुई है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी डाल के ये क्या की हुई है, कंट्रैक्शन की हुई है। अब यहाँ पर एक और ए आना था तो उसने उस ए को नहीं लिखा बल्कि उसने उसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर एक ऊपर जो था वो एपॉस्ट्रॉफी जो थी वो डाल दी और इसको लिख दिया। तो ये नेम ऑफ अ पर्सन है। अब सादी कौन था, शेख सादी। ये कंसीडर हम इसको, इनके नाम जो है वो हम जानते हैं शेख सादी के नाम से। शेख सादी जो थे इनका ताल्लुक किससे था, इनका ताल्लुक जो था वो पर्शिया से था। 1884 में ये पैदा होते हैं और उसके बाद 1200 इनकी जो इनकी डेट ऑफ डेथ है वो हमारे पास है 1292।
इसका मतलब ये हुआ कि ये 108-7 साल जो ज़िंदगी इन्होंने स्पेंड की, ये मुख्तलिफ़ जगहों से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहे, और मूव करने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ के से छोटी छोटी जो स्टोरीज़ थी उनको लिखा, और उन्हीं की एक किताब जो मबनी थी जिसको हम गुलिस्तान कहते हैं, उसमें से हमें जो है वो दी गई हैं कुछ पैराबल्स, यानी उन्हीं की किताब गुलिस्तान में से 3 पैराबल्स उठा के हमें दी गई। जब हमने ये कहा कि उनकी किताबों में क्या है, तो ये है पैराबल हमें एक्सप्लेन किया हुआ। इसका मतलब कि आज हम एक और नई काइंड पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी जो कि फॉर्म में लिखी हुई है। वो नई काइंड कैसे है कि हमने पहले शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, बटन बटन हमने पढ़ा, क्लियरिंग इन द स्काई हमने पढ़ा, लेकिन हम फिर एक और आए जो शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में लिखा हुआ था, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। वो साइंटिफिक फिक्शन था, यानी हमने फिक्शन को डिफाइन किया था कि फिक्शन क्या होती है। फिर 4th लेसन हमने थैंक यू मैम, पीस ऑफ स्ट्रिंग, और उसके बाद दी रिवॉर्ड हमने पढ़ा जो कि साइंटिफिक हमारे पास जो था वो शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में था। फिर हमने उस दी रिवॉर्ड के बाद यूज़ ऑफ फोर्स भी हमने पढ़ा, और फिर हमने इसमें एक और लेसन हमारा पढ़ा जो कि फोक टेल था, और आज हमारे पास एक कहानी आई जो कि पैराबल है। अब पैराबल जो है ये क्या होता है? पैराबल हम कहते हैं कि ये एलेग्रिकल स्टोरी होती है। ये एलेगोरिकल स्टोरी एक कहानी होगी जिसमें इस्तेमाल किया किसका जाएगा, जिसमें इस्तेमाल किया जाएगा सिंबोलिज्म को इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ यूज़ ऑफ मेटाफर जो है वो किया जाता है। और इसका पर्पज़ क्या होता है? कोई भी पैराबल जो होती है उसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ होता है कि हमने कोई भी स्पिरिचुअल और इसके साथ साथ प्लस हमने कोई इमोशनल, हमने जिसका तल्लक मैनरिज्म से होगा, वो हमने इसमें से क्या लेने हैं, थीम्स लेने हैं। और इन थीम्स का तल्लक जो होगा वो मोस्टली किससे होगा? विद द सोसाइटी होगा, मुआशरे से होगा। यानी इसका तल्लक हम ये नहीं कह सकते कि इसका तल्लक, इसका रिलेशन जो होगा वो किसी मज़हब से होगा, नहीं, मज़हब से नहीं होगा। में भी हो सकता है कि एक सेंस से उसका ताल्लुक जो है वो मज़हब से कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये सोसाइटी का अहम पार्ट होगा। यानी ऐसी एक कहानी होगी जिसमें स्पिरिचुअल टाइप, जिसमें इमोशनल टाइप आप थीम ले रहे हैं, वो आप किसी भी मज़हब में रख देंगे तो वो उसी मज़हब में फिट होगा। कोई भी मज़हब, कोई भी दीन, कोई भी रिलीजन उससे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, उससे इनकार नहीं कर सकता। इसका मतलब कि ये होगा वो मेन कोर ऑफ द सोसाइटी होगा कि सोसाइटी डिपेंड करेगी, अगर सर्वाइव करेगी तो उसी चीज़ पे करेगी, अदरवाइज सोसाइटी जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस किस्म की जो कहानी होती है हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको पैराबल जो है वो बोलते हैं। अब 3 पैराबल दी गई हमें इस सब लेसन के अंदर, लेकिन उन पैराबल से पहले हमें एक पैराग्राफ दिया गया। वो पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द ट्रांसलेशन पर्पस, क्योंकि ट्रांसलेशन हमारे पास बुक 1 में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स का आता है, और उन 15 मार्क्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये उन पैराबल में शामिल नहीं है। ये मुख्तलिफ राइटर्स ने जो शेख सादी के बारे में कहा था, ये मुख्तलिफ राइटर्स की कुछ कही हुई बातें हैं जो उठाकर उसने यहाँ पर लिखी हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है। हाँ जी, कहता है शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। अब जो स्टोरी टेलर का वर्ड है हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ऐसा शख्स जो कहानियाँ सुनाता है, कहानियाँ बताता है, कहानियों को डिस्क्राइब करता है। कि शेख सादी जो थे वो एक अजीम दास्तां गो थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशन, ही स्पीक्स, वो बात करते हैं टू ऑल नेशन, तमाम कौमों से। यानी हम इसको ट्रांसलेट जब करेंगे तो यूँ करेंगे, वो तमाम कौमों के लिए बात करते हैं। एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, और परपेचुअली को अंडरलाइन कर लेंगे, अबदी तौर पर, एवर लास्टिंग, मॉडर्न, जदीद है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ही स्पीक्स टू ऑल नेशन। अब देखें यहाँ ये एक सेंटेंस जो है वो पूरा हो गया। सब्जेक्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ही लिखा हुआ है, और उसके बाद जो वर्ब है वो स्पीक्स लिख लिया गया, यानी प्रेजेंट में लिखा हुआ है। यानी इसके कहने का पर्पस ये है कि ये अब भी, अगर मैं स्टोरी अब भी आपको सुनाऊंगा तो अभी भी ये स्टोरी अभी इसी टाइम में रिलेटेड है। हालांकि ये वो 12वीं सदी की, 13वीं सदी की कहानी है। तो आज तो हम 21वीं सदी, 22वीं सदी में एग्जिस्ट करते हैं। तो 21वीं सदी में 8-9 सदियां गुजरने के बाद भी
अगर हम किसी कौम से मुखातब हैं तो उस कौम को ये बात अपील करती है, लगती है कि ये बात उसी के लिए है। और फिर उसके बाद आगे लिखा गया एंड इज परपेचुअल। अब इज लगा के परपेचुअल, परपेचुअली मॉडर्न। अब देखें यहां पर क्या लगा दिया गया, इज लगा दिया गया, और इस इज के बाद क्या लगाया गया, एक पहले क्या लगाया गया, एक कंजंक्शन लगाया गया। अब ये कंजंक्शन कौन सा है, ये फैन बॉय कंजंक्शन है। हम इसको बोलते हैं कि ये फैन बॉयज कंजंक्शन है। हम फैन बॉयज को लिख लेते हैं। फैन बॉयज क्या है, FANBOYS। ये वो वाले कंजंक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट कंजंक्शंस हैं। ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर F से मतलब हो गया फॉर, A से मीन हम लेते हैं एंड, N से मीन लेते हैं नॉर, B से मीन लेते हैं बट, O से मीन लेते हैं आर, Y से मीन लेते हैं येट, S से मीन लेते हैं सो। हम इनको कंसीडर कर लिया। ये फैन बॉयज कंजंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा बाकी जितने कंजंक्शंस होंगे वो डिपेंडेंट कंजंक्शंस होंगे। वो डिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं। अब यहाँ पर ये लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इट्स अनदर डिफरेंट क्लास। ये एक और डिफरेंट क्लास आ गई। तो इसका सब्जेक्ट किधर है बेटा, इसका सब्जेक्ट भी यही है। अगर मैं इसको यूं कर लूं, ही स्पीक्स टू ऑल नेशन, वो तमाम कौमों से मुखातब होते हैं। एंड ही इज परपेचुअली मॉडर्न, तो सेंटेंस पूरा हो गया। चूंकि अब काम करने वाला एक था, पर्सन एक था, लिहाजा हमने ही को यहां नहीं लिख सकते, उसकी रेपिटेशन हो जाएगी। तो हम उसकी रेपिटेशन यहां पर नहीं कर सकते, हमें उसे यहां से हटाना पड़ेगा। तो लिहाजा इसका भी सब्जेक्ट क्या है, ही है। और फिर उसके आगे लिखा हुआ है एमरसन सेड एमरसन। एमरसन ने कहा, वर्ब पहले है, एमरसन बाद में है। इसका मतलब यह हुआ कि इंपॉर्टेंट उसकी सेइंग है, जो उसने कहा है। एमरसन इज नॉट इंपॉर्टेंट। एमरसन एक स्कॉलर था, उसने इसके बारे में कहा। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द गुलिस्तान, गुलिस्तान के बारे में, एज वन ऑफ द बाइबल्स। अब देखो, एज वन ऑफ द बाइबल्स। अब बाइबल्स कौन सी किताब है, बाइबल तो है क्रिश्चियंस की किताब। मैं अगर फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये हुआ कि बाइबल अगर क्रिश्चियन की किताब है तो फिर एक किताब तो ना हुई, मैंने उसकी प्लूरल फॉर्म बना दी। जब मैंने उसकी प्लूरल फॉर्म बना दी तो बहुत सारी किताबें हैं। क्या मैं गॉड लिख के गॉड्स लिख सकता हूं? स्पेलिंग तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन मैंने एक राइटिंग स्टाइल में थोड़ा डिफरेंस डाल रहा हूं। जब हम राइटिंग स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस डालते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके मीनिंग जो है ना, दैट्स चेंज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अल्लाह, खुदा, इसका मतलब अल्लाह नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देवता या देवते बहुत सारे, तो एक से ज्यादा। अब ये गॉड के सेंस में नहीं आ रहा। इसी रूल को अब हम अप्लाई करते हैं बाइबल्स के ऊपर। अगर मैं लिखता हूं इस तरह, बी कैपिटल करता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बुक ऑफ क्रिश्चियंस है। ये किसकी किताब है, क्रिश्चियंस की किताब है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ऐसे कर देता हूं, एस लगा देता हूं, फर्स्ट अल्फाबेट में संभाल कर देता हूं, फिर ये क्रिश्चियंस की किताब नहीं है, लेकिन ये मुकद्दस किताबों के सेंस में आएगा। यानी एक ऐसी किताब जिसका मे भी ताल्लुक क्रिश्चियन से हो सकता है, लेकिन वो क्रिश्चियंस के लिए मुकद्दस किताबें होती हैं। क्या किसी दीन के अंदर, किसी मज़हब के अंदर और किताबें भी होती हैं? यहाँ क्यों नहीं होती? जैसे कि हमारे पास कुरान मजीद है, हमारी मुकद्दस किताब है, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे पास साए सित्ता की किताबें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो भी हमारे लिए मुकद्दस किताबें हैं। तो वो इसके बारे में सोचता था कि दुनिया की मुकद्दस किताबों में से एक है फॉर। अब देखिए, अभी हमने कंजंक्शन की बात की थी, जो पहला ही कंजंक्शन है वो क्या है, फॉर है। यहां पर कंजंक्शन फॉर यूज किया गया। फॉर ही फाउंड इन इट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ। यूनिवर्सैलिटी को हम अंडरलाइन करेंगे, इखलाकियात, आलमगीरियत। मॉरल लॉ को हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए कि इखलाकी अक़दार की आलमगीरियत थी। अब आलमगीरियत क्या होती है? एक ऐसी चीज़ जो कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती हो, एक ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया उसके ऊपर अमल करती हो, मानती हो उस बात को।
तो कौन सा दुनिया का मज़हब, कौन सा दुनिया का कोई शख्स, चाहे वो किसी मज़हब को मानता है या नहीं मानता, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये कहता हो कि झूठ बोलना अच्छी बात है, जो ये कहता हो धोखा देना बुरी बात है, जो ये कहता हो बड़ों की इज्जत ना करना अच्छी बात है, जो ये कहता हो कि किसी को गालियाँ देना अच्छी बात है। यानी वो रब को मानता है नहीं मानता, मज़हब को मानता है नहीं मानता, किसी को भी एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन इन बातों को एक्सेप्ट करेगा। दीज आर द मॉरल वैल्यूज़। सोसाइटी इनके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, सोसाइटी इनके ऊपर इन्हिसार करती है। तो उसने कहा ये दुनिया की मुकद्दस किताबों में से एक किताब है, और क्योंकि इसमें उन बातों की अखलाकी इक़दार की आलमगीरियत पाई जाती है। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन, गुलिस्तान का लैटिन में तर्जमा किया गया, एंड इंग्लिश, और इंग्लिश में बिकेम लव फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए मोहब्बत बन गया। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बात बताना, वाज़े करना, लिखना बड़ी दिलचस्प है, दैट इंग्लिश स्कॉलर यूज सादी ट्रांसलेटेड पैराबल्स, कि इंग्लिश मुफक्कर जो थे वो सादी की तर्जमा की गई कहानियों को इस्तेमाल करते थे इन देयर डिवाइन बुक्स, अपनी मुकद्दस किताबों में, टिल इट वाज डिस्कवर्ड टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, जब उन पर यह बात वाज़े हुई कि ये इंग्लिश तर्जमा है ऑफ लैटिन वर्जन, जिसका माखज़ लैटिन है, आप पर्शियन ओरिजिन, और इसका जो ओरिजिन है, माखज़ है, वो फ़ारसी है। एडवर्ड आर्नल्ड हैज़ एप्टली डिस्क्राइब्ड, एप्टली को अंडरलाइन करेंगे, मुनासिब तरीके से, बेहतरीन तरीके से बयान किया, गुलिस्तान इन कलनरी टर्म्स, गुलिस्तान को बावर्ची खाने की इस्तिलाहात में, कलनी को हम ट्रांसलेट अंडरलाइन कर लेंगे एज एन इंटेलेक्चुअल पिलाव। एन का ये छोटा है, पीछे तो कोई पार्ट ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम एज इट, ये इस सेंटेंस को कलनरी टर्म्स के साथ एज लगा के उसने लिखा हुआ है, लिहाजा इसीलिए उसने फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। एंड इंटेलेक्चुअल पिलाव, ये एक जहानत का पुलाव है। अ लिटरेरी करी, करी हम कहते हैं शोरबे को, करी को हम अंडरलाइन करेंगे, एक अदबी शोरबा है। एंड कबाब ऑफ वर्सटाइल जीनियस, और ये हमगैर चीज़ों का, जहानत का एक कबाब है। द रीडर्स आर श्योर, पढ़ने वालों से यकीनन टू एंजॉय दीज पैराबल्स, वो इन कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, एज फूड फॉर थाट, जैसे वो खुराक के बारे में सोच कर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ गुलिस्तान का टॉपिक डिस्कस किया, सादी को देखा, इसके इस टॉपिक को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखा, फिर हमने ये पढ़ा कि स्पिरिचुअल पैराबल्स क्या होती हैं, और फिर हमने एक दो सेंटेंसेस फैन बॉयज़ कंजंक्शन को स्टडी किया, और इन चीज़ों को देखा, जो कि पहला पैराग्राफ जो था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ पहला पैराग्राफ ही स्टडी किया, और इसके बाद हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 3 पैराबल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।